नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की तीसरी रिकॉर्डिंग है और इसमें इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम पूरी कोशिश करेंगे वाइंड अप करें, ताकि इंशाल्लाह हम फ्राइडे जो हमारी फिजिकल क्लास होगी उसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेरा प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ है। मैंने प्लान किया है कि शायद मैं फ्राइडे को इंशाल्लाह कंसोलिडेशन स्टार्ट करूंगा। बहरहाल अभी हम बात कर रहे थे लास्ट मीटिंग के बाद हमारे मेमन भाई ने सवाल उठाया था कि सर यूजर्स जो होते हैं थोड़ी सी उन पे बात कर ली जाए, क्योंकि ऊपर यूजर का वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है कि वी हैव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर। तो यूजर आपके इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। कुछ मैंने यूजर आपके यहाँ एक्सटर्नल लिखे, साइट में ऊपर देख रहे होंगे आप टॉप पे राइट साइड पे कि शेयर होल्डर इस वन ऑफ द यूजर है, बैंक है, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, कस्टमर है, सप्लायर्स हैं, और भी आपके जो फाइनेंस प्रोवाइडर हैं, ये सब आपके यूजर्स हैं। और हर यूजर अपने प्रोस्पेक्टिव से आपकी इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा होता है। तो हमने फिर जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना शुरू किए थे अभी सेकंड रिकॉर्डिंग में, तो उसमें हमने सबसे पहले एक बात आपको बताई कि इसमें दो चीजें, द टू फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट वन इज रेलिवेंस। तो रेलिवेंस को हमने डिस्कस कर लिया था कि मटीरियलिटी का भी आपने ख्याल रखना है। और सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ था राना साहब? सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। यस, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। तो अब ये देखिए फेथफुल रिप्रेजेंटेशन क्या है। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन मींस फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रेजेंट इकोनॉमिक फिनोमिना इन वर्ड्स एंड नंबर्स। टू बी यूजफुल, financial information must not only represent relevant phenomena but must faithfully present the phenomena that is purports to represent। यानी कि आगे कहने चाह रहे हैं कि टू बी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंप्लीट, न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एरर। मतलब देखिए, ये आप जब किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जाएं तो उस वक्त ये आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने ईमानदारी से रिपोर्ट बनानी है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। और ये कब होगी? जब आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन दें, जब आप न्यूट्रल बेसिस पे डिसीजन लें, जब आप फ्री फ्रॉम एरर बात करें। मींस इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, इट शुड बी न्यूट्रल, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर। यानी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के अंदर फर्दर कितनी बातें आ गई राना साहब, मेमन भाई? कितनी बातें? तीन बातें आ गई। नंबर वन, आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो? कंप्लीट। अ कंप्लीट जो भी आपकी ये इंफॉर्मेशन है इंक्लूड्स ऑल इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर अ यूजर टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना बीइंग डिपिक्टेड, इंक्लूडिंग ऑल नेसेसरी डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन। मतलब जो हम डिस्क्लोजर दे रहे होते हैं उसमें हम बहुत सारी चीजें फर्दर जो है वो उसको बता रहे होते हैं ताकि उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन चली जाए। न्यूट्रल, न्यूट्रल से मुराद क्या होता है कि वो उसमें कोई बायसनेस ना हो, विदाउट बायस हो। जैसे कोई मैच होता है ना, अगर न्यूट्रल एम्पायर होता है तो फिर चांस कम होता है कि वो फैसला गलत देगा, लेकिन आपकी टीम का एम्पायर खड़ा हुआ है तो ज्यादा चांस होगा, क्योंकि वहां पे अनबायसनेस हो सकती है। मतलब वहां पे जो है ना, मतलब थोड़ा सा ये हो सकता है कि वो न्यूट्रल डिसीजन ना दे, हो सकता है वो आपकी टीम के फेवर में कुछ डिसीजन भी दे दे। तो भाई इसीलिए आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी है कि आपने चीजों को मैनिपुलेट नहीं करना। दिस मीन्स इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट बी मैनिपुलेटेड इन एनी वे इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स। फ्री फ्रॉम एरर का मतलब आपने उस पर कोई गलती नहीं करनी, ओमिशन नहीं करना, मिस्टेक नहीं करनी, ताकि यूजर के पास ऐसी इंफॉर्मेशन जाए जिसपे वो रिलाय कर सके, जो उसके लिए रेलिवेंट हो। और ये उस वक्त होगा जब आपने मटेरियल मिस्टेक ना की हो, आपने फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की हो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हो, न्यूट्रल बेसिस पे इंफॉर्मेशन दी हो, आपने उसको फ्री फ्रॉम एरर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हो। अच्छा, ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक थे? क्या पढ़ा है हमने? ये क्या लिखा हुआ था? कौन से? क्वालिटेटिव, फंडामेंटल क्वालिटेटिव। आगे कहते हैं कि इनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो और इसकी क्वालिटी को बढ़ाएं। जी सर मेरा सवाल ये है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो उसमें फेवरेटिज्म क्या होगा, जो ये इन्होंने कहा है कि बायस ना हो?
भाई तो फेवरेटिज्म इसमें बहुत क्या कुछ हो सकता है। फेवरेटिज्म? आप अपनी मर्जी के आप अकाउंट बना दें, आपने डमी एक्सपेंस, अपने एक्सपेंस जो है ना वो कम करके कोई डमी एसेट दिखा दिया, एसेट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, एज अ रिजल्ट प्रॉफिट ज्यादा नजर आ गया। अब आप चाहते हैं कि यार वो तो मार्केट में, ऑडिटर है ना, वो तो ऑडिटर ऑडिटर तो पकड़ है, लेंगे ना उसको। ऑडिटर पकड़ लेगा, लेकिन अगर ऑडिटर भी नहीं पकड़ सका, वो सैम्पलिंग बेसिस पे कर रहा होता है। क्या पता आपने ऑडिटर को भी हम्म, बाबा कॉम की तस्वीरें दिखा दी, क्या हमारे यहाँ सब कुछ नहीं होता क्या पाकिस्तान में? सही। ठीक है ना भाई, होना नहीं चाहिए। स्टैंडर्ड्स तभी तो बनाए जाते हैं ताकि यूजर की अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया जाए, होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग, और ये आप गलत इन्फॉर्मेशन आगे दे रहे हैं। ठीक है ना, मतलब आपने ऑडिटर को भी बोला ठीक है यार आप मिल जाओ, बहुत सारी ऑडिट फर्म्स है, आपने नहीं सुना, थप्पे लग जाते हैं, ऑडिट हो जाता है, नहीं सुना आपने राणा साहब? जी जी, ठीक मतलब है ना। यूजर मिसगाइड ना हो बस। जी देखिए बात वही है ना भाई, हम भी, अब मैं आपको मिसाल दूं, आप अगर किसी की रिपोर्ट पे साइन कर रहे हो और गलत रिपोर्ट पे कर रहे हो, तो इज दैट गुड और बैड? बैड है सर। ठीक है ना। बहुत सारे, एक मिसाल देता हूँ, एक बच्चा है, उसको किसी स्कूल में एडमिशन शिफ्ट करना है, ठीक है, जिस स्कूल में वो था वहां पे वो कोई इसका बहुत फैमिली का स्कूल था, पता चला उसकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी A1 ग्रेड की रिपोर्ट बना दी। वो रिपोर्ट आगे जाती है, लोग बोलते हैं ये तो बड़ा अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, उसको बगैर किसी टेस्ट के एडमिशन दे देते हैं कि यार आपकी तो रिपोर्ट ही A1 है। बाद में पता चले वो तो बड़ा डफर बच्चा था, तो वो बोलेंगे ना बाद में यार हमें पहले पता चल जाता हम आपको एडमिशन नहीं देते। तो इसका मतलब क्या है, आपने कौन सी मटीरियल मिस्टेक कर दी थी गलत रिपोर्ट बना के, आपने आगे यूजर को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी। सर अगर मतलब उन्होंने गलत प्रेजेंट किया, हाँ जैसे एक शेयर होल्डर है वो इन्वेस्ट करते हैं, हाँ सही, अब उसका पैसा जो है वो डूब गया, सही तो है। वो सू कर सकता है फिर? देखिए वो डिपेंड करता है कि उसमें कहाँ तक वो जा सकता है, क्योंकि बात वही है कि शेयर होल्डर तो खुद ऑनर है कंपनी का। ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि अल्टीमेटली अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो शेयर होल्डर को सिर्फ वो मिलेगा जितना बचा हुआ है, और अगर लॉस होगा तो अल्टीमेटली उसी को बेयर करना होगा फिर, राइट। सही। अच्छा अब इधर आ जाए, देखिए मैं चाहता हूँ कि कोई थोड़ी सी चीजों को कंप्लीट किया जाए। इनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चीजें, कुछ चीजें यार जर्नल है, आप लोग खुद भी पढ़ लेंगे। कंपेरेबिलिटी, अब आपको पता है ना कंपेरेबिलिटी क्या होता है, सबको पता है ना। यानी अकाउंट्स ऐसे हो कि आप अपनी एंटिटीज के साथ पिछले सालों को भी कंपेयर कर सके, या किसी और एंटिटी के साथ अपने आप को कंपेयर कर सके, विथ सिमिलर इंफॉर्मेशन अबाउट अदर एंटिटीज एंड विथ सिमिलर इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम एंटिटी फॉर अनदर पीरियड। जैसे आप अपनी कंपनी के 5 साल के अकाउंट एक सामने रखो, 5 साल की इनकम स्टेटमेंट, 5 साल की बैलेंस शीट, तो क्या कंपैरिजन करके देख सकते हो कि 5 साल पहले आप कहाँ थे आज कहाँ मौजूद है? बिल्कुल। 5 साल पहले जीपी क्या था, आज जीपी कितना आ रहा है? 5 साल पहले तो टैक्स कितना जैसे था, आज टैक्स कितना है? 5 साल पहले रेशोज बॉटम लाइन, कंपैरिजन कर सकते रेशियोस। हैं। तो कंपेरेबिलिटी मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बिल्कुल। जो इनहांसिंग क्वालिटेटिव है ना, कि वो कंपेरेबल होते हैं। अगला पॉइंट है वेरीफाइबिलिटी, यानी आपकी जो चीजें है ना वो वेरीफाइबल हो। ठीक है, आप चीजों को प्रूफ कर सके। हम कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, आप एसेट दिखा रहे हो, आपने 50 लाख रुपए का जनरेटर खरीदा है, कैसे वेरीफाई होगा? आपके पास इनवाइस रखी हुई होगी, आपने फलाने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से खरीदा है। इज दैट क्लियर? यस सर। टाइम लाइन इज मीन्स आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो टाइम पे, मतलब ऐसा नहीं हो कि ओल्डर इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ओल्डर इन्फॉर्मेशन इज द लेस यूजफुल। जैसे मैंने आपको मैसेज किया कि आज क्लास होगी फॉर एग्जाम्पल, तो पता चला वो मैसेज जो है ना वो राणा साहब को कल सुबह मिल रहा है। अब राणा साहब तो कल सुबह मैसेज सुन रहे हैं, तो वो सर ने बोला था आज क्लास होगी, इसलिए आपने देखा होगा मैं अक्सर मैसेज करते वक्त डेट भी बोलता हूँ, 21 जुलाई या 21 सितंबर। मेरी कोशिश होती है मैं डेट और डे भी बोलूँ, अक्सर आपने नोट किया यस होगा सर। शायद। वो इसीलिए बोलता हूँ ताकि आपको पता चले ये मैं मैसेज अभी कर रहा हूँ, हो सकता है आपको कल मिले, और आप जब कल सर सुनोगे तो इन आप केस समझ। किसी का मोबाइल ऑफ हो गया हो हाँ और भी किसी मसले वजह हो से सकते हैं, बाद तो। दफा नेटवर्क इशू होता है। एक दफा मैंने आपको यस शायद सर। बताया भी था, एक सीन ऐसा हुआ था, वो तबानी वालों ने मैसेज किया, बच्चों को नेटवर्क प्रॉब्लम थी, वो शायद जर्नल लिख दिया कि भाई कल क्लास होगी या कल क्लास इतने बजे है या कल क्लास नहीं होगी, बच्चों को एक दिन बाद मिला। अब जब एक दिन बाद मिला तो वो कल से मुराद वो परसों ले गए, जाहिर सी बात है, क्योंकि मुझे अगर कल कोई सही। मैसेज मिले और उसमें लिखा हुआ है कि कल क्लास नहीं होगी तो मैं तो परसों का समझूंगा ना, हालांकि वो एक दिन पुराना मैसेज था। तो ओल्डर इन्फॉर्मेशन इज लेस यूजफुल, तो जाहिर सी बात है इन्फॉर्मेशन टाइम लाइनेस हो, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो, मतलब इंफॉर्मेशन ऐसी हो कि एक रैशनल डिसीजन मेकर उसको पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकता हो।
अच्छा मैं चाह रहा हूँ थोड़ा क्विक बातों को आगे बढ़ाना। उसके बाद राणा साहब अगला पॉइंट लिखा हुआ था एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जरा इधर आ जाएं। ये तो सबको पता है ना, हालांकि ये सवाल पेपर में 2-3 दफा पूछा गया है, इवन ये आपके मॉडल पेपर में भी है सवाल। क्या ये बच्चों वाला सवाल है, आप सबको पता है क्या लिखा हुआ है ये? एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल अब स्टेटमेंट। आप सबको पता है ना, एसेट लायबिलिटी इक्विटी इनकम और एक्सपेंस, ये बात सबको पता है। यस सर। और एसेट लायबिलिटी इक्विटी कहाँ जाते? स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन। और फाइनेंशियल ये कहाँ जाते पोजीशन। हैं? स्टेटमेंट ऑफ। प्रॉफिट एंड लॉस। ये बात तो सबको पता है। अच्छा इनकी डेफिनेशन पेपर में 2 दफा गालिबन पूछी गई है। अभी मैं आपको पेपर दिखाता हूँ आईसीएमए के, और ये भी सुन लें कि मॉडल पेपर में भी है और ये आपके सिलेबस में भी है। तो अब इधर देखें, अगले पेज पे डेफिनेशन कॉपी की है मैंने, ये तो आप पढ़ लेंगे ना कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इक्विटी क्या होता है। भाई ये डेफिनेशन तो आपने बचपन से पढ़ी हुई है ना। यस सर। ठीक है, अब आ जाए रिकॉग्निशन। क्या लिखा हुआ है? एक है रिकॉग्निशन और एक है मेजरमेंट। ये बात समझ में आ रही है आपको, रिकॉग्निशन और मेजरमेंट? मेजरमेंट। अब इधर आए, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, ये वाला पॉइंट पढ़िएगा, डेफिनेशन, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स की डेफिनेशन तो आपको पता है, एसेट रिसोर्स है, लायबिलिटी ऑब्लिगेशन है, इक्विटी आपका एसेट माइनस लायबिलिटी रेसिडुअल इंटरेस्ट है, इनकम आपका इनफ्लो है, और एक्सपेंस जो है वो आपका आउटफ्लो है। अब यहाँ पे इनकी रिकॉग्निशन, ये बात मैंने ड्यूरिंग लेक्चर शायद की है। मैं बार बार कहता था किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, मेमन भाई आपको याद होगा मैं अक्सर कहता था 2 दो बातें होनी चीजें होती चाहिए, याद है? यस यस सर। सर। नंबर 1 उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उसका चाहे वो इनफ्लो चाहे आउटफ्लो हो। और दूसरी बात, उसकी अमाउंट अमाउंट आपके लिए मेजरेबल हो। यही 2 बातें लिखी हुई ये हैं, आप होता इसको पढ़ लीजिएगा। इट इज प्रोबेबल दैट एनी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू और फ्रॉम, यानी फ्लो होना या आपके पास से जाना, और आइटम की कॉस्ट जो है ना वो मेजरेबल हो। जब तक अमाउंट ही नहीं पता, क्या आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते? नहीं। आप ये बोलते हैं फर्नीचर डेबिट 5 kg, कैश क्रेडिट लाइट वेट, ऐसे बोल सकते? नहीं। फर्नीचर डेबिट 50,000, कैश क्रेडिट 50,000, उसकी करेंसी वैल्यू, राइट? मेजरमेंट ऑफ सर एलिमेंट ये ऑफ, जरूरी है कि ये जरूरी है मोर लाइकली देन नॉट होना चाहिए प्रोबेबल एनी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट में? नहीं देखें फ्यूचर बेनिफिट से मुराद ये होता है, वैसे प्रोबेबल ही हो, जाहिर सी बात है। देखिए हम किसी भी चीज को रिकॉर्ड करते हैं ना, एसेट को रिकॉर्ड करोगे उससे आपको बेनिफिट का इनफ्लो होगा, लायबिलिटी से फ्यूचर में बेनिफिट का आउटफ्लो होगा, एक्सपेंस आउटफ्लो, इनकम इनफ्लो। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, मेजरमेंट कैसे करेंगे? द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द मॉनेटरी अमाउंट एट विच द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड कैरिड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। यानी उसकी मॉनेटरी, अभी मैं कह रहा था ना फर्नीचर डेबिट 20 kg, कभी ऐसा लिखा है आपने 20 किलो का फर्नीचर डेबिट कभी लिखा है ऐसे? नहीं सर। फर्नीचर डेबिट 20,000, करेंसी वैल्यू चाहे वो पाक रुपीज हो, डॉलर हो, रियाल हो, दरम हो, कोई भी हो, बट इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ करेंसी वैल्यू। इज दैट क्लियर? यस सर। आगे ये कह रहे हैं अ नंबर ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट बेसिस, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रिलायजेबल कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू। ये सारी बातें आप सबको पता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? अब मेरा लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप मैंने आज तो नहीं लिया, मैं अक्सर क्लास में कहता हूँ ये मैंने 10,000 रुपए का लिया था, तो क्या आज किसकी वैल्यू 10,000 रुपए? नहीं सर। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है ये। इसी तरह हम बात दफा कहते हैं फ्यूचर में इतने पैसे मिलेंगे, तो वो जो फ्यूचर के पैसे होते हैं क्या उसको हम प्रेजेंट में निकाल सकते हैं? यस सर। एक होती है रिलायजेबल वैल्यू। अब मैं बोल रहा हूँ मेरा लैपटॉप मार्केट में 3,000 का बिकेगा, तो इसकी रिलायजेबल वैल्यू क्या हो गई? 3,000 रुपए। 3,000। ठीक है ना? करंट कॉस्ट, आज की कॉस्ट। तो ये चारों डेफिनेशन भी अगले पेज पे लिखी हुई है, ये देखें, पढ़ लेंगे आप लोग ये चारों डेफिनेशन। सर ये चीज बताइए, करंट और रिलायजेबल में फर्क क्या होगा सर? देखिए करंट कॉस्ट के बारे में देखिए, यहाँ लिखा हुआ भी है, एसेट आर कैरिड एट द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट दैट वुड हैव टू बी पेड इफ द सेम और इक्विवेलेंट एसेट वाज एक्वायर्ड करंटली। मतलब करंट उसकी क्या मार्केट चल रही है, ठीक है ना?
liabilities are carried at the end, undiscounted amount of cash and cash equivalent would be required to settle the obligation currently. ठीक है, बात वो तो फ्यूचर में देने ये- कुछ और है, लेकिन उसकी करंट वैल्यू तो कुछ और होती है ना। हम लीज की लाइबिलिटी ये- रिकॉर्ड करते हैं, फ्यूचर में देने 5 लाख, तो क्या आज 5 लाख रिपोर्ट करते हैं? नहीं, हम 4 लाख रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। क्या फ्यूचर के और आज के पैसे सेम होते हैं? नहीं सर। हम क्या करते हैं, उसको डिस्काउंट करके लाते हैं। यस सर। ठीक है, और रिलायजेबल वैल्यू वो होती है जो आप रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब उसको सेल करने से, ऑर्डरली डिस्पोजल के थ्रू। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, बाकी ये प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है, जो आज की वैल्यू होती है, हम फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, आखिरी पॉइंट है, ये भी पेपर में पूछा गया है और पूछते भी हैं अक्सर, और आई गेस सिलेबस में भी शायद लिखा हुआ है ये पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ेगा कोई? लास्ट लाइन डी वाला पॉइंट। concepts of capital and capital हाँ, maintenance. असल में देखिए कैपिटल क्या है, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। Yes, और sir. याद रखिए कैपिटल को नेट एसेट भी कहते हैं, ये बात पता है आपको? यस सर। कैपिटल Yes, इज sir. इक्वल टू नेट एसेट। इसको इक्विटी भी कहते हैं, पता है आपको? Yes, sir. इसको नेटवर्थ यस भी सर। कहते हैं। सर रेजिडुअल वैल्यू। हाँ बिल्कुल, आफ्टर डिडक्टिंग टोटल लायबिलिटीज फ्रॉम टोटल एसेट्स। अच्छा, अब Yes. मेरी बात सुने, अगर आपका ओपनिंग कैपिटल 10 मिलियन था और एंडिंग कैपिटल 12 मिलियन है, और अगर आपने कोई भी डिविडेंड वगैरह नहीं दिया, तो हम क्या बोलते हैं कि आपका 2 मिलियन से प्रॉफिट हो गया। यस सर। और अगर Sir, 10 capital मिलियन से increase होगी. अनचेंज रहा, 10 मिलियन ही रहा, तो इसका मतलब है कैपिटल आपका क्या रहा, मेंटेन रहा। Yes, sir. बस यही कॉन्सेप्ट है। इधर देखिए, फाइनेंशियल एंड फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस क्या है? अंडर दिस कॉन्सेप्ट अ प्रॉफिट इज अर्न ओनली इफ द फाइनेंशियल और मनी अमाउंट ऑफ द नेट एसेट यानी कैपिटल एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड इज ग्रेटर देन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। जैसे यहाँ पे मैंने बिगिनिंग पे 10 रखा है, एंड पे कितना कर दिया 12, तो मैं कह रहा हूँ 2 मिलियन का मुझे क्या हो गया, Profit हो गया. जी। अभी मैं आगे इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ के सुनाऊंगा, वहां पे शायद ये भी लिखा हुआ है कि अगर ये अनचेंज रहे तो इसका मतलब है मेंटेन रहा, राइट। अच्छा, दूसरा नीचे पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कौन सा कैपिटल मेंटेनेंस? Physical. Under this concept, a profit is earned if the physical operating capability of the entity at the end of period is greater than physical operating capability at the start of the period. For example, बाज़ दफा होता है ना, आप अपनी 100% ऑपरेटिंग कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर रहे। समटाइम ऐसा होता है या नहीं होता? आपके पास ऑर्डर कम है, या आपके पास लेबर कम है, या कोई और रीजन है, आप अपनी 100% चीजों को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है आपकी जो, अगर अगले साल वो बढ़ जाती है, तो इसका मतलब है आपका कैपिटल मजीद फिजिकल भी बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल जो आपकी कैपेबिलिटीज है, राइट। जी स्टूडेंट, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं ना क्विक जरा आप लोगों को थोड़ा सा, ये मैंने ऑलमोस्ट चीजें पढ़ा दी है दोनों चैप्टर्स Sir. की, और पेपर में ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा जो आया है ना, वो कौन सा फ्रेमवर्क आया है? कॉन्सेप्चुअल। अच्छा, Conceptual. अब जरा इधर देखिएगा, ये मैंने फेब 2013 से लेके और आपके जो तकरीबन 2019 या 20 तक के पेपर है वो यहाँ पे अटैच कर दिए विद आंसर। तकरीबन ये मैंने 2000 ऑलमोस्ट जो आपके एंड में पेपर हुए, ये कौन सा पेपर है, आखिरी 2000 अप्रैल का, ये 19 का, बल्कि इससे आगे भी होंगे शायद, यस, ये 2000 नवंबर 19 तक के पेपर अटैच है, राइट, विद आंसर। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन पेपर के ही है और ये आंसर भी मैंने वहीं से लिए हैं आपके पास पेपर से, राइट। मैं क्विक जाऊंगा क्योंकि चीजें मैं सारी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं क्लास ऑफ कर दूंगा और ये मीटिंग भी एंड पे चली जाएगी। 15 मिनट के बाद नमाज का भी टाइम हो जाएगा। हमारे यहाँ 8:45 बजे मैंने आपको बताया हुआ है कि नमाज होती है एक और मस्जिद में, तो वहाँ इंशाल्लाह मैं पहुंच जाऊंगा। जी, पहला सवाल स्टार्ट करूं, नजर आ रहा है सबको? Yes. In accordance with the conceptual framework, what is the objective of general purpose financial reporting? मेमन भाई, are you यस there? सर।
क्या होता Yes, है? sir. The objective or general purpose provide information about the To the reporting user. entity that is useful. ये देखिए आंसर लिखा हुआ है, पढ़कर आए थे, डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। Yes, sir. अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज अंडरलाइन अजम्पशन? मैंने कहा था जो आपकी अंडरलाइन अजम्पशन है वो गोइंग कंसर्न है, लिख के दिया था मैंने, वहां पे अंडरलाइन अजम्पशन होती है। ये देखें, Yes, sir. मैंने गोइंग कंसर्न के आगे लिखा भी था, ये ऊपर देखें, ये लिखा हुआ है अंडरलाइन अजम्पशन। Yes, sir. मतलब ये अजम्पशन है कि बिजनेस चल रहा है और इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। तो ये 2013 की अटेम्प्ट, ये पहला पेपर था, मैंने आपको परसों भी बताया था, जब से आईएएस आईएफआरएस एप्लीकेबल हुए थे इस पेपर में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या भाई ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी? बता दिए मैंने दोनों चीजें आपको। Yes, sir. अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रेज एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्या आपको पता है एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? पता है आप लोगों को? Assets, liability, owner equity, और बोल रहे हैं ये भी बता दें कि revenue. आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट रिलेट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और फिर ये बोल रहे हैं व्हाट आर द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। दो बातें होती हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और अमाउंट कैन बी रिलायबली मेजरेबल। ये देखिए नीचे लिखी हुई है, नजर आ रही है आपको बातें? ये देखें, ये कह रहे हैं कि आपके जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी। और जो आपकी इनकम स्टेटमेंट है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, इनकम और एक्सपेंस। और ये वही फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड हो और मेजरेबल हो कॉस्ट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अगला सवाल भाई, 10 मिनट रह गए, मीटिंग एंड हो जाएगी। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट। अच्छा, एक होता है एलिमेंट्स और एक होता है कंपोनेंट। अब ये एलिमेंट पूछे या कंपोनेंट पूछे? Components. कंपोनेंट में बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो और नोट्स टू दी अकाउंट्स, वर्किंग नोट्स। और एक एडिशनल होता है उस वक्त जब आप कोई रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन दिखाते हैं, राइट? इज दैट क्लियर? ये तो So हर total कंपोनेंट is 7. नहीं, 5 है, 5 एक्चुअल में 6. 5 है। 5. बैलेंस शीट, Yes, इनकम sir. स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स टू दी अकाउंट। ये एडिशनल है जब आप कोई पिछली रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन दिखाते हैं, राइट? इज दैट क्लियर? चलो Is आगे। it the beginning of this? क्या बोल रहे सर ये? वो ये कह रहे हैं कि भाई जब आप किसी रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन पे जाते हैं ना, तो जितना पॉसिबल है उतना बैकवर्ड जाके आईएएस की तरह दिखाए, तो अर्लीस्ट पॉसिबल जो आपकी बैलेंस शीट है उसको आप शो करेंगे, राइट? Yes. ठीक है, जब आप रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट पे जाते हैं, कोई पॉलिसी चेंज हो जाए या मटेरियल एरर आ जाए, आईएएस 8 याद है? Yes, sir. याद है। अच्छा, आगे आ जाए। ये सवाल मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको बताता है कि बहुत सारे आपके पर्पस हैं। वन ऑफ द पर्पस है यूजर को इन्फॉर्मेशन देना। इसने बोला था लिस्ट डाउन द यूजर, यूजर के नाम लिख के दे दे, ये है यूजर, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। आगे आ जाए, फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़कर आए थे भी हम लोग, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। और मैंने आगे उसमें बताया भी था कि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में Relevancy of इसके अंदर ये कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइम लाइनेस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये लिखा हुआ था वहां पे सारी चीजें। और फिर एक सवाल फिर रिपीट हो गया दोबारा, क्या पूछा है आपसे? क्या पूछा ये? elements, assets, liability, नहीं, equity. एलिमेंट का क्या पूछा है? सर रिकॉग्निशन अच्छा, क्राइटेरिया। वो दो दो चीजें बातें, सर, वो फ्यूचर इकोनॉमिक probable बेनिफिट future और वो economic. ये बातें देखिए नीचे दोबारा लिखी हुई नजर आ रही है आपको? अच्छा, Yes, sir. अभी आपको कह रहे हैं द हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड दीज डेज। अब आपको बोल रहे हैं कि इसके डिसएडवांटेज बताओ। सर बार बार सुबह से तकरीर कर रहे हैं, आईएफआरएस के ये फायदे हैं, कंपैरिजन आसान हो जाता है और स्टैंडर्ड आप फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन जब एक चीज के फायदे हैं ऑन दी अदर हैंड उसके क्या होते हैं? नुकसानात भी होते डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। हैं। Yes, sir. वो यही डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस, डिफरेंट लीगल सिस्टम अलग अलग है, ये पढ़ लेंगे ना आप लोग। वही जो कॉस्टली होता है, हमने डिस्कस किया था ना डिसएडवांटेजेस। कंट्रीज में बी Yes. अनविलिंग टू एक्सेप्ट अदर कंट्री स्टैंडर्ड्स। कुछ लोग बोलते हैं हम क्यों किसी के स्टैंडर्ड को फॉलो करें। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना? तो ये सारी बातें ऑलमोस्ट वी हैव डिस्कस। आगे चलते हैं। फिर ये बोल रहे हैं कि एज पर आईएसबी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या क्या बताना है?
फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, ये पढ़कर आ गए थे हम अभी? यस सर। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? सर ये इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशंस याद करनी है। सर इसको रिपीट करते हैं प्लीज। देखिए असल में डेफिनेशन जो है ना, आप लोगों को जहाँ पे पेपर में ये बात लिखी हुई है कि जो है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल में बात ये है कि पेपर में जो है ना, आपको मॉडल पेपर आपने देखा है जो मैंने डे 1 दिखाया था आपको, और पेपर स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने आपको, याद है फर्स्ट डे? तो यस सर। पेपर स्ट्रक्चर में ये बात लिखी हुई कि डेफिनेशन भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ये बात मेंशन है, और वहां पे आपको टाइप करने के लिए स्पेस दिया जाएगा। तो भाई डेफिनेशन छोटी मोटी आपको याद होनी चाहिए, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। सर मतलब इसमें एक आखिरी बात लिखी हुई है कि कैन बी मेजर्ड इन ईदर नॉमिनल मॉनेटरी यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट परचेजिंग पावर। कहाँ पे? सर ये फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में। हाँ हाँ, अच्छा। सर ये फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस कैन बी मेजर्ड इन ईदर नॉमिनल मॉनेटरी यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट परचेजिंग पावर। मतलब असल में नॉमिनल मॉनेटरी तो आपकी वही हो गई ना, जो क्या कहते हैं, एक चल रही होती वैल्यू, ठीक है ना, जो आपकी करेंसी वैल्यू होती है, राइट? और ठीक है। यूनिट ऑफ कांस्टेंट परचेजिंग पावर, क्या आप उसके ऊपर भी मेजर कर सकते हो कि आपकी जो नॉर्मली किस रेट पे मार्केट में चीजें चल रही है परचेजिंग पावर के हिसाब से? सर यानी वो कह सकते हैं कि रियल इनकम वो हाँ इन्फ्लेशन को बिल्कुल हटा बिल्कुल कर। बिल्कुल बिल्कुल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। ठीक है। इन्फ्लेशन भी होता है और भी चीजें आपको पता है, इसमें फिर इनकॉर्पोरेट हो जाती है, ठीक है। अच्छा अब जरा नीचे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द फॉलोइंग बेसिस अंडर द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्या पूछा है आपसे? हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट कॉस्ट डिस्कस कर लिया था हमने। यस सर। क्वेश्चन 9, in the light of conceptual framework list down the element of financial statement, also give brief explanation of each asset, liability, equity, income, expense। ये बच्चों वाली चीजें आप सबको पता है ना भाई? चलूं आगे? यस असल में मैं टाइम 4 मिनट कुछ सेकंड रह गए, मैं चाह रहा हूँ ये सारा डिस्कस हो जाए। ब्रीफली डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ IASB कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। भाई उसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर IFRS, रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग IFRS, प्रोमोटिंग हार्मोनाइजेशन मतलब उसको ग्लोबलाइज करना, नेशनल स्टैंडर्ड्स को असिस्ट करना, और अप्लाई कैसे करेंगे उसमें असिस्टमेंट करना, आपकी असिस्टेंट करना, असिस्ट ऑडिटर्स इन फॉर्मिंग ओपिनियन, ताकि ऑडिटर अपना ओपिनियन दे IAS के मुताबिक चीजें चल रही है नहीं चल रही है। ये सारा ऑब्जेक्टिव है आपके फ्रेमवर्क का। उसके बाद ये देखिए 11 पे क्या पूछा है, ब्रीफली डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव। जी मेमन भाई, ऑब्जेक्टिव तो पता है ना आपको क्या होता है? यस सर। और उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये गोइंग कंसर्न Right. एक्रूअल बेसिस बता दी थी मैंने। यस सर। यस सर। उसके बाद आगे आ जाए, यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डिफाइन इंटररिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ मोस्टली डायरेक्टली रिलेट टू मेजरिंग द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ बिजनेस। अब बच्चा बोलता है पता नहीं क्या पूछ रहा है भाई, एलिमेंट पूछ रहा है आपसे, किसके एलिमेंट पूछ रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या होते हैं बताइए किसी को। सर वही एसेट लायबिलिटी। हाँ देखो नीचे, और ये सवाल मेरे ख्याल है आपके मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है, पता है आपको, डिस्क्रिप्टिव में। फिर नीचे आ जाए, उसके बाद अगला सवाल, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सेट आउट द कॉन्सेप्ट दैट अंडरलाइन द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन। देखो बार बार एक ही बात पूछे जा रहा है, फिर वही सवाल। चलूं आगे, बस मेरे ख्याल है ये आखिरी सवाल है। नवंबर 2019 आ गया ना, आखिरी पेपर फेब 2020 में हुआ था मेरा ख्याल है, उसमें थ्योरी नहीं आई थी शायद, ठीक है ना। तो भाई ये ऑलमोस्ट तकरीबन 2 मिनट और कुछ सेकंड रह गए मीटिंग एंड होने में, तो मेरा ख्याल है यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर। सर एक सवाल है, जी बोले। ये जो डेफिनेशंस हैं सारी, इसको हाँ। वर्ड टू वर्ड डिटो कॉपी याद करना पड़ेगा, इसको हम अपनी वर्डिंग से ही लिख दें? देखिए ताहिर भाई, बात ये है कि आप बेहतर है कि इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। वर्ड टू वर्ड तो अच्छी बात होती है, लेकिन वर्ड टू वर्ड जाहिर सी बात है आपका लेवल नहीं है, आप लोग अभी थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे हैं, रट्टाफिकेशन नहीं होता। लेकिन अगर आप अपनी वर्डिंग में भी लिखे तो वैलिड होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल
सेंस उसका चेंज नहीं होना चाहिए, राइट? ओके सर, ओके, ठीक है। थैंक यू। अच्छा भाई, ये मैंने आपको पूरा का पूरा हैंडआउट जो है ना वो दे भी दिया था, और नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर सकते हैं। अब्दुल बसीर भाई आप बिल्कुल कर सकते हैं, मसला नहीं है। और ये जर्नल चीजें हैं, इसमें कोई इतना इशू होगा नहीं, लेकिन इसमें से चीजें एग्जामिनर पूछ रहा है। और ये ओवरऑल आपका थ्योरेटिकल चैप्टर था, इसमें सारे हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस किए आज, कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों सर- बनाते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता सर है। ये असल में जी अगर ये एमसीक्यूज बेस आए ना तो वो ज्यादा आसान है एज कंपैरेटिव वो डेफिनेशंस और वो देखिए इसमें लेकिन पूछे जा ज्यादातर रहे बच्चों के कमेंट्स ये है कि लिखने का आता है, ठीक है। और इसमें हमने ये डिस्कस सर- किया है कि आपका, अच्छा भाई सर तकरीबन लास्ट अटेम्प्ट में ना 2 सवाल आए हुए थे लिखने के ना, इसके अंदर आसिफ भाई देखिए, 2 ये सवाल। स्टूडेंट टू स्टूडेंट पेपर वेरी कर रहा होता है, लेकिन ये कि डिफरेंट कमेंट्स है। लेकिन बात वही है, भाई मीटिंग बिल्कुल एंड पर है, लेस देन 1 मिनट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने डिस्कस किया है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसमें आईएएसबी और वो कैसे स्टैंडर्ड इशू करता है। फिर हमने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, हम ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंस स्टेटमेंट का, उसके यूजर क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और इसके फर्दर कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास वुड बी ऑन फ्राइडे, फिजिकल होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।